नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे ये पहले एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे इसमें आपका एसटेट है, सीटेट है, यूपीटेट, कोई सा भी एग्जाम है जिसमें ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। तो यहाँ पर इनमें से किसे नहीं गिना जा सकता है। इसमें जो आंसर माना गया है ये माना गया है पाठ्यचर्या विषय को। तो विद्यालय जो है इसके अंतर्गत विद्यार्थी के द्वारा कई प्रकार की गतिविधियाँ इसमें की जाती है, और इसके अंतर्गत कक्षा के शैक्षिक कार्यों का संचालन इसमें शामिल है, जिसमें ये अध्ययन जो है शामिल नहीं है। और इस प्रकार पाठ्यचर्या विषय को विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य सृजनात्मक कौशल को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये ऑप्शन 4 को माना गया है, पाठ्यचर्या विषय को। अलग जो क्वेश्चन है यहाँ पर संज्ञान से है, ये संज्ञान वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इनमें से संज्ञान से संबंधित एक नहीं है, तो ये माना गया है यहाँ पर चलने को। संज्ञान जो है इसका अर्थ होता है समझ या ज्ञान होना। समझ आप समझ सकते हैं, कोई भी किसी भी विषय को आपने समझना हो तो उसके बारे में जानना हो उसे आप समझ कह सकते हैं, ये ज्ञान। तो शैक्षणिक जो प्रक्रियाएं हैं इसमें अधिगम का मुख्य केंद्र ये संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, और संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन ये पक्ष इसमें शामिल होते हैं। और जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसमें यह स्पष्ट होगा कि दिए गए जो विकल्प है इसमें प्रत्यक्ष बोध, चिंतन एवं संप्रत्य निर्धारण का संबंध संज्ञान से है, जबकि ये जो चलना जो है ये संज्ञान से संबंधित यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्द जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु। तो इस प्रकार का जो सीखना है इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार का जो सीखना है इसे कहा जाएगा यहाँ पर महाकोटि का सीखना। और इसका आधार यह है कि विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर पर यह धारणा करता है कि ये सभी पशु अन्य दूसरे जंतुओं का भक्षण करके जीवन यापन करते हैं, अर्थात ये मांस ही इनका भोजन है। और इसी आधार पर बालक एक नया शब्द मांसाहारी सीखता है। विद्यार्थी के द्वारा ऐसे सीखने को महाकोटि की श्रेणी में रखा गया है। महाकोटि सीखना इस प्रकार के सीखने को कहा गया है कि जो मांस खाते हैं वो सारे मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो समझ है उसे यहाँ पर ये लिंग संगतता कहा गया है। बालकों की इस प्रकार की समझ को लिंग संगतता कहते हैं। लिंग संगतता का संबंध अपने लिंग की समझ या पहचान से है, और यह एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसे कोहलबर्ग के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है।
समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका संबंध कोलबर्ग के साथ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर बाल्य अवस्था का काल। 4 जो अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़। शैशव अवस्था जो होती है ये होती है 0 से 5 साल की। शैशव के बाद है बाल्यावस्था, 6 से 12 साल की बाल्यावस्था होती है। उसके बाद है 12 से 18 किशोर, और 18 से आगे 24 या जितनी भी आगे प्रौढ़ जो आप उस लगा सकते हैं। तो वैसे जो 4 अवस्थाएं मानी गई है। अब यहाँ पर ये जो बाल्यावस्था है इसको भी 2-3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। बाल्यावस्था में भी उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है इसको माना गया है। 6 से 12 का तो वैसे ही माना गया है। अब ये उत्तर बाल्य का, तो उत्तर बाल्य का ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर। तो 6 से 12 वर्ष। इसमें जो प्रथम अवस्था 2 से 6 वर्ष पूर्व की बाल्यावस्था है, और इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति का विकास होने लग जाता है। साथ ही बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। और 6 से 12 की जो अवस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा गया है। और इस अवस्था में बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और जो संज्ञानात्मक जो विकास है ये तेजी के साथ होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। और 12 से आगे जो ये अवस्थाएं हैं 12 से 19 लगा ले, 12 से 18, तो ऐसी अवस्था को किशोरावस्था माना गया है। तो आपने बस इतना ही याद रखना, 0 से 5 ये शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोर, और 18 से आगे जो भी प्रौढ़ या अवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन करता है? तो ये करता है यहाँ पर ऑप्शन 3 इसमें पहला और दूसरा दोनों जाए माने गए हैं, सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। तो इस वर्तमान में जो हमारे समक्ष ये जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति, इसको बदलने की जहाँ चुनौती आई है। और माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए सीबीएसई ने इसे स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्लास जो होती है उसमें कोई जो कमज़ोर बच्चा भी होता है और तेज़ चलने वाला भी होता है, तो उसमें सभी को मिलाकर चलने वाला जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न जो है बनाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ है ये छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिससे छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। और इस प्रकार का सतत एवं समग्र मूल्यांकन का संबंध विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास से, अर्थात सभी प्रकार का उसका विकास होना चाहिए। चाहे इसमें आपका पढ़ना है, खेलना कूदना है, खाना पीना, तो ये जो है सभी क्रियाओं को लेकर चलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रोनफेन-ब्रेनर इनके सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कहे गए हैं? तो यह है यहाँ पर माइक्रो तंत्र के उदाहरण। और इस सिद्धांत के तहत ये जो ब्रोनफेन-ब्रेनर जो है इनका कहना था कि हम जिस वातावरण में बढ़ते हैं वह वातावरण हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। और ये जो यहाँ पर ब्रोनफेन-ब्रेनर जो है इनका परिस्थितिकी सिद्धांत कई विषयों के अध्ययन के आधार के रूप में कार्य करता है। और इसे 5 तंत्र में बांटा गया है। ये भी आपने याद रखना है, इनका जो तंत्र है इसे 5 भागों में बांटा गया है। माइक्रोतंत्र, एक्सोतंत्र, मीसोतंत्र, माइक्रोतंत्र और व्यक्तिगत। ये जो यहाँ पर दिया गया है माइक्रोतंत्र, इसमें रीति रिवाज, आदर्श, नियम, नैतिक मूल्य एवं संस्कृति ये आते हैं। और जो है एक्सोतंत्र, ये वाला एक्सोतंत्र, इसमें आते हैं मास मीडिया जिसे कह देते हैं उद्योग, सामाजिक सेवा और पास पड़ोस। और जो ये वाला आया है यहाँ पर मीसोतंत्र, ये है एक्सोतंत्र एवं माइक्रोतंत्र के मध्य संबंध को ये दिखाता है।
जैसे बच्चे व साथी के मध्य संबंध, परिवार एवं शिक्षक के मध्य संबंध। और जो यहाँ पर नेक्स्ट है ये है माइक्रोतंत्र, ये परिवार, साथी, स्वास्थ्य सुविधा एवं विद्यालय आदि को दिखाता है। और जो 5वें नंबर का है ये व्यक्तिगत है, ये आयु, स्वास्थ्य और लिंग को दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ब्रोनफेयर जो है इनके अनुसार 5 प्रकार के तंत्र यहाँ पर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर NDI अभिप्रेरणा सूत्र के जो प्रवर्तक है ये इनमें से कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं ये रहेंगे यहाँ पर हिलगार्ड। और ये जो NDI अभिप्रेरणा सूत्र जो इसके प्रवर्तक अर्नेस्ट हिलगार्ड हैं। ये नाम आपने याद रखना है। ये NDI दिया गया है, तो अर्नेस्ट हिलगार्ड जो इनका नाम है। और समय रहेगा यहाँ पर 1904 से लेकर 2001। इनके अनुसार अभिप्रेरणा जो वास्तव में एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। इससे किसी क्रिया को करने की प्रेरणा मिलती है और यह साहस तक पहुंचने का एक मार्ग है। अभिप्रेरणा पर शारीरिक, मानसिक, बाह्य व आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और जो अनेक जो मनोवैज्ञानिक जो हैं इनके द्वारा अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। यहाँ पर जो ये मनोवैज्ञानिक जो आए हैं इनके सिद्धांत एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपने याद रखने हैं। सिगमंड फ्रायड का है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, और हल का है अंतर्नोद का सिद्धांत, और कर्ट लेविन का है अधिगम का सिद्धांत। तो यह आपने याद रखने हैं। और जो आगे मनोवैज्ञानिक आएंगे आगे जो उनके 20 सिद्धांत हम करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे के द्वारा दिए गए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दिखाता है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत, ये इसको दिखाएगा। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 3 को, कि बालक अपने प्रवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। और ये जो यहाँ पर जीन पियाजे हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो एग्जाम में कई बार इनका रहने का स्थान आ सकता है। तो स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक जो विकास है इसको 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहली जो अवस्था रहेगी इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये अवस्था याद रखनी है। 0 से 2 साल की इन्होंने मानी थी। तो पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 साल की। दूसरी जो अवस्था है ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है, ये थी 2 से लेकर 7 साल की। तीसरी जो अवस्था है ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है और इसका समय है 7 से लेकर 11 साल का। और जो चौथी अवस्था मानी गई है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय माना गया है तो ये 7 से 11 का है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। और साथ ही बालक में अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना वो प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 ये गिरोह से पहले की आयु। तो ये इसमें नहीं है, जबकि ये प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह आयु ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। और गिरोह से पहले की आयु मुख्यतः शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मानी गई है, जिसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। और साथ ही बालक में प्यार व स्नेह की आवश्यकता जो बढ़ने लग जाती है। और इस अवस्था में बालक का जो संवेगात्मक विकास है ये भी होता है, सीखने की गति उसमें बढ़ जाती है। और शैशवावस्था के दौरान जब बालक पूरी तरीके से माता पिता पर ही निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है समज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। तो समज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया गया था यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। ये जो लेव वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने बालक में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसमें उन्होंने बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है ये दिखाया था। और वाइगोत्स्की का ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश के अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्होंने पहले उन्हें अपनी कक्षा में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा और इनके द्वारा बुद्धि के लिए प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शब्द का प्रयोग किया गया था। और थ्रस्टन ने बुद्धि के संबंध में बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। तो ये आपने याद रखना है, थ्रस्टन का सिद्धांत है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। और बहुआयामी बुद्धि जो है इसका मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होना, अर्थात उसमें जो सामाजिक समझ होना, राजनीतिक समस्या समाधान से संबंधित समझ, नेतृत्व का गुण, तो ये सभी जो है उसके अंतर्गत होते हैं। और ये जो केली और थ्रस्टन, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है और थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि निम्न प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो यहाँ पर एक रक्षात्मक युक्ति इनमें से नहीं है, तो ये माना गया है साहचर्य को। तो ये रक्षात्मक युक्ति जो है कि एक अचेतन मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो अस्वीकार्य या संभावित रूप से हानिकारक उत्तेजनाओं से उत्पन्न चिंता को कम करती है और स्वस्थ व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन भर विभिन्न बचाव का उपयोग करता है। और एक अहम रक्षा तंत्र तभी रोगात्मक हो जाता है जब इसके लगातार उपयोग से कुत्सित व्यवहार होता है। तो इसका व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व यहाँ पर नहीं माना गया है, तो ये माना गया है ऑप्शन 1 को, उद्यमी समर्थता। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। इस प्रकार की संवेगात्मक भावना चाहिए दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, अलग अलग भावनाओं के बीच भेदभाव करने और उन्हें समझने में योगदान करती है। और ये जो डैनियल गोलमैन है, इनकी पुस्तक है भावनात्मक बुद्धि। ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पुस्तक का नाम आ जाता है। तो डैनियल गोलमैन, इनकी पुस्तक का नाम है भावनात्मक बुद्धि। इन्होंने इस शब्द को सारे विषय में प्रचलित कर दिया और इस सिद्धांत के बाद यह स्वीकार किया जाने लगा कि एक अच्छी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता तो पा सकता है, परंतु उच्च प्रसिद्धि एवं पद की प्राप्ति हेतु उसमें भावनात्मक समझ का होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संवेगात्मक बुद्धि है, सिद्धांत के अंतर्गत आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति एवं संबंधों को संचालित करने को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है अच्छे संयोजन की विशेषता का होना। तो ये क्या है। तो अच्छे संयोजन की जो विशेषता है ये माना गया यहाँ पर सहनशीलता को। समायोजन जो शब्द है ये अनुकूल से उत्पन्न होता है और मनोवैज्ञानिकों ने समाज में सामाजिक या अंतर व्यक्तिगत संबंधों की बदलती स्थितियों के लिए समायोजन जो शब्द है इसका प्रयोग किया है। और समायोजन का जो अर्थ है ये व्यक्ति पर लगाए गए सामाजिक प्रवेश की मांगों और दबाव की प्रतिक्रिया है। समायोजन हेतु मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 4 मानदंड विकसित किए गए हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक आराम, कार्यकुशलता और सामाजिक स्वीकृति।
और एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति में ये विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें सोच में परिपक्वता हो, भावनात्मक संतुलन हो, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति समझ हो, स्वस्थ दिनचर्या के कारण तनाव से मुक्ति हो और निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो समायोजित व्यक्ति में ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर विलियम वुंट जो है इनके द्वारा। और कहाँ के रहने वाले थे? तो पूरा नाम भी एग्जाम में आ जाता है। तो विल्हेम मैक्समिलियन वुंट इनका पूरा नाम है, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। और जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक और प्राध्यापक थे जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना है और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा है। और वुंट ही प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1879, ये जो 1879 है, इसमें लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगा। तो इन्होंने विकसित की थी 1879 में, जर्मन के विद्वान हैं। अगला क्वेश्चन है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना, तो ये कहलाता है यहाँ पर आत्मसातकरण। और इसके अंतर्गत किसी पूर्व विचार या व्यवहार को अपने वर्तमान सोचना या व्यवहार के साथ संशोधित किया जाता है। और यह एक बहुमूल्य अवधारणा है जिसका मूल्य अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न होता है। वास्तव में आत्मसातकरण एक निश्चित सामाजिक समुदाय की आत्मचेतना की संरचना में एक जातीय सांस्कृतिक बदलाव का कार्यान्वयन है। तो इसमें ये रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है यहाँ पर, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए संवेगात्मक विकास के लिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 2, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। तो ये जो संवेगात्मक जो विकास है, मानव बुद्धि एवं विकास का ही एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में इसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। और बालक के जो संवेगात्मक विकास है, इस पर पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। विद्यालय का जो ये परिवेश है, क्रियाकलाप उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में ज़्यादा योगदान दे सकता है। तो संवेगात्मक विकास यहाँ पर माना गया है बच्चों के साथ प्रेम और स्नेह से बात करना, उनके साथ जा काम करना। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का यहाँ पर एक कारण नहीं है। तो ये जो उचित घरेलू वातावरण दिया गया है, ये इनमें से नहीं है। बाल अपराध के कारण और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे चोरी, झगड़ा, मारपीट, शराब पीना, गालियाँ देना, हत्या। तो ये सभी यहाँ पर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और बाल अपराध के कई कारण उभर कर आते हैं, जैसे शारीरिक अपंगता हो गया, अशिक्षित माता पिता, पक्षपात पूर्ण पारिवारिक संरचना, निर्धनता, बुरी संगत हो गया, बाल श्रम, इच्छा पूर्ति पूर्ण न होने पर मनोवृत्ति, कुसंयोजन की समस्या। तो ये सभी यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता बाल अपराध के कारण हैं। तो उचित घरेलू वातावरण यहाँ पर इनसे अलग है। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नर्तक, एथलीट या सर्जन में जो होगा, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर शरीर गतिक बुद्धि। और बुद्धि शब्द का जो उपयोग है सामान्यतः प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा है
प्रज्ञा भी आप कह सकते हैं, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थ में किया जाता है। और यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। बुद्धि के मुख्यतः 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। और जो ये स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके द्वारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, द्विकारक का सिद्धांत किनका है, तो ये स्पीयरमैन का है। तो इनके द्वारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और इस जिसके तहत प्रथम मानसिक योग्यता एवं द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना, अर्थात हमारे आंखों के सामने से निकल गई, उसके बाद दिमाग में से भी निकल गई। तो इसे कहा गया है यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था। और ये जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखना है। और जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत एक बात सामने रखी थी कि बच्चे में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक जो विकास की अवस्था है 4 चरणों में बांटी थी, 4 भागों में इसको बांटा था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इसको जन्म से 2 साल तक माना जाता है। और इसके ये जो अवस्था है, इसके अंतर्गत बालक के लिए ही उन्हें वस्तुओं का अस्तित्व होता है जिसको वे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और इस प्रकार दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, ये संवेदीगामक अवस्था का उदाहरण है। तो ये जो 0 से 2 साल की है, वो जो थोड़े समय के लिए याद रख पाता है, तो वही यहाँ पर मानी गई है संवेदीगामक अवस्था, सबसे पहली अवस्था 0 से 2 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरण का यहाँ पर घटक नहीं है? अभिप्रेरण का एक घटक नहीं है, तो ये है रटन स्मृति। रट्टा जिसे कह देते हैं, रटन स्मृति, तो ये वही है। रटन स्मृति यहाँ पर अभिप्रेरणा का एक घटक इनमें से नहीं है। और ये जो अभिप्रेरणा जो दी गई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। और प्रेरणा देने वाले प्रमुख घटकों में उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो किशोरावस्था का एक अन्य नाम नहीं है। 12 से 18 की जो अवस्था है किशोरावस्था, तो इसमें से एक नाम नहीं है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है, ये रहेगा ऑप्शन 4, सफूर्ति की अवस्था। और 12 से लेकर 18 साल तक की जो अवस्था है, इसे किशोरावस्था की श्रेणी में रखा गया है। और यह वही समय है जब बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। और इस अवस्था में किशोर दो चिंता, जिसे द्विधा कह देते हैं, एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी भावनाओं का विकास इस आयु में होने लग जाता है। और इसी आयु को मनोवैज्ञानिकों ने कई नामों से संबोधित किया है, जैसे यहाँ पर ये बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच के संधि का काल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष तनाव विरोध की अवस्था। परंतु यहाँ पर ये जो सफूर्ति की जो अवस्था है, ये किशोरावस्था का नाम यहाँ पर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यहाँ पर एक नहीं है। तो यह है आर्मी अल्फा परीक्षण। ये जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसके अंतर्गत आर्मी बीटा परीक्षण
शिकागो परीक्षण, रेवेंज प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण को शामिल किया गया है। तो जबकि ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण को शामिल नहीं किया जाता है। और ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, इसका जो सबसे पहला जो प्रयोग है, ये जो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो इसके दौरान पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के सैनिकों के चयन के लिए किया गया था। और यह एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण जो है, ये जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो इस समय इसका ये परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये जो कोहलबर्ग जो है, इनके अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था में रखा गया है, या कौन सी अवस्था इसको कहा गया है? तो इसे कहा गया है यहाँ पर नैतिकता की परंपरागत स्तर। और नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड या नियमों के अनुरूप आंकता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग, इनके अनुसार नैतिकता की परंपरागत स्तर की अवस्था मानी गई है 10 से लेकर 13 साल की। और इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। और इस अवस्था के 2 चरण हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो ये 2 चरण माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें विद्यार्थी नई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो उसे कहा गया है यहाँ पर अन्वेषण सीखना। अधिगम जो प्रक्रिया है, इसके विभिन्न तरीकों के अंतर्गत व्याख्या, विस्तृत मूल्यांकन, विस्तार, मानक एवं अन्वेषण को शामिल किया जाता है। और अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी को दी गई अधिगम सामग्री या जो कोई भी मटेरियल दिया जाता है सामग्री, उसकी सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो इसे अन्वेषण कहा जाता है। अन्वेषण का अर्थ जो है खोज समझ सकते हैं, जब कोई नई जगह खोज करता है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम जाए किसी विषय पर कुछ निबंध लिखो या कुछ भी लिखने को दे दिया जाए, तो वो अपने विचार उस पर रखता है, तो यही आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर, आत्म केंद्रित व्यवहार। और सामाजिकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना या अनुकरण ही नहीं है, बल्कि जो है इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। और ये जो किम्बाल यंग है मनोवैज्ञानिक, किम्बाल यंग ये मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, और जिसके द्वारा समाज के मूल्य और मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो आत्म केंद्रित यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता पूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? तो मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का बुद्धि स्तर, तो ये माना गया है 20 से 25 का। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, इन्होंने बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने की एक विधि बताई थी। तो इसके अनुसार बुद्धि उपलब्धि चाहे बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। आपने सुना होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये फार्मूला जो इन्होंने दिया था बुद्धि उपलब्धि निकालने का, कि मानसिक आयु बटे काल अनुक्रमिक आयु या आप वास्तविक आयु कह सकते हैं। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, तो ये बुद्धि उपलब्धि निकालने का फार्मूला दिया था मनोवैज्ञानिक टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि इनमें से कौन सी है?
तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि है ये बाधा निराकरण को माना गया है। और ये जो मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स, इनके अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और व्यक्तित्व संयोजन की दो प्रमुख विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि एवं अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जो विधि है इसके अंतर्गत बाधा निराकरण, अन्य मार्ग की खोज, उद्देश्य परिवर्तन एवं विश्लेषण आदि विधियां सम्मिलित हैं। जबकि अप्रत्यक्ष विधि की प्रमुख उदाहरण शोधन, प्रत्यागमन, प्रेक्षण, दमन और युक्तिकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के द्वारा दिया गया सृजनात्मक सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो ये भी मनोवैज्ञानिक है टेलर, तो इनके द्वारा सृजनात्मक स्तर का चौथा स्तर बताया गया है। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 3 अभिनव सृजनात्मक। ये जो टेलर जो है इन्होंने सृजनात्मक सिद्धांत के संबंध में 5 स्तरों का प्रतिपादन किया है। इसमें प्रथम स्तर अभिव्यक्त रचनात्मक स्तर है, जबकि कलात्मक रचनात्मक स्तर दूसरा है। तीसरा जो स्तर है इसका नाम है आविष्कारशील रचनात्मक सिद्धांत, और जो चौथे नंबर का है इसका नाम है अभिनव रचनात्मक स्तर, और जो 5वें नंबर का है इसका नाम है कल्पनात्मक रचनात्मक स्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सृजनात्मक स्तर जो है इसका चौथा स्तर ये अभिनव सृजनात्मक माना गया है, और टोटल जो है यहाँ पर इनके द्वारा 5 ये माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ को देते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंदर बनने के लिए धन्यवाद।